सुप्रभात, अभिनंदन। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो चीज़ें हैं। मुख्य रूप से आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उनमें एक श्लोक और एक उपपद विभक्ति। सर्वप्रथम हम श्लोक की बात करते हैं कि एक प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तिका से याद किया हुआ कोई एक श्लोक आप लिखें जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो। तो सबसे पहले आज मैं आपको ऐसे दो श्लोक याद कराऊंगी जिससे आप उन्हें आसानी से याद कर सकें, बार बार दोहरा सकें, बार बार सुन सकें और जब वो याद हो जाए तो आप उसे लिख कर देख सकें और लिखित अभ्यास के द्वारा आप उसमें पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं अपने श्लोक को। सर्वप्रथम अयम निजः परो वेति गणनां लघु चेतसाम्। अयम निजः परो वेति गणनां लघु चेतसाम्। उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणनां लघु चेतसाम्। उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 75 पर है। आप बड़े ध्यान से इसे लिखेंगे और याद करेंगे। पुनः सुने। अयम निजः परो वेति गणनां लघु चेतसाम्। उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इसका अर्थ समझना आवश्यक है। जी हाँ, अयम निजः परो वेति, यह मेरा है और यह परो पराया है। यह मेरा है और यह पराया है। गणनाम लघु चेतसाम, इसकी गणना, इसकी गिनती छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तु, जबकि उदार चरित्र वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अयम निजः परो वेति गणनां लघु चेतसाम्। उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है। इसकी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं, बड़े हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। आप इस श्लोक को बड़े ध्यान से याद करेंगे और फिर बार बार लिखकर जो है इसका प्रयास करेंगे कि इसके लिखने में आपसे कोई भी गलती ना हो। एक और श्लोक मैं आपको बताना चाहूँगी। सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंद्ये। सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंद्ये। जय 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 हे भारत भूमे, जय 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 भारत भूमे। सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंदे। जय 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 हे भारत भूमे, जय 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 भारत भूमे। अब हम अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं जो है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति सबसे पहले जानना आवश्यक है कि क्या है। वैसे इसमें दो विभक्तियां हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको पहले समझाया था तो समझाया था, लेकिन पुनः एक बार इस विषय में आपको अवगत करा दूं। जी हाँ, उपपद विभक्ति सबसे पहले हम समझते हैं कि होती क्या है। बेटे देखिए, विभक्तियों को हम क्रिया के वजह से प्रयोग इनका किया जाता है। क्रिया के अनुसार हम इनका प्रयोग करते हैं, क्रिया के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। अब जो शब्द है उसमें हम क्रिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्रिया के अनुसार चलते हैं, है ना।
तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जहाँ हम कर्ता, ठीक है, जो क्रिया कर्ता के आधार पर होती है, समझ में आ रहा है आपको, वह कारक मतलब जो कर्ता के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे बालक है विद्यालयम गच्छति, ठीक है, कर्ता है यहाँ पर जो क्रिया है वह कर्ता के अकॉर्डिंग लगी हुई है, तो यह कारक विभक्ति है। अब उपपद विभक्ति जो होती है वो पद पर आश्रित होती है। पद पर आश्रित विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गांव के चारों ओर पेड़ हैं या पर्वत हैं, तो जो चीज़ है वो कहाँ है, चारों ओर है। यह जो है गांव के चारों ओर पूरे पद पर जो है ये आधारित है, इस कारण यहाँ पर उपपद विभक्ति है। अब मैं आपको इन्हें बड़े विस्तार से समझाने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। उभयतः, इसका अर्थ है दोनों तरफ। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। नदी के उभयतः दोनों ओर, नदी के दोनों ओर। अब जो उभयतः है जहाँ पर यह हो है वह वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नदीम उभयतः विद्यालयम परितः ग्रामम सर्वतः छात्र है विद्यालयम प्रति की ओर। अर्थात दोबारा समझिए, नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। अभितः परितः उभयतः सर्वतः प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अर्थात कारक के अनुसार चाहे कुछ भी नियम वहाँ पर लग रहा हो, लेकिन यदि उभयतः परितः सर्वतः आदि जैसे शब्द हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर प्राचीर अर्थात दीवार है। सर्वतः सभी तरफ, ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि अस्ति सन्ति, ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के सर्वतः सब ओर कृषि अर्थात खेत की भूमि है, खेती की भूमि है। कृषि क्षेत्र कृषि खेत हैं। प्रति की ओर, छात्रम विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के प्रति धिक्कार किया जाए तो वहाँ भी द्वितीय उपविभक्ति का ही प्रयोग होता है। सहसा साकम के योग में तृतीय विभक्ति और अलम में भी तृतीय विभक्ति लगती है। ये शब्द याद रखने योग्य हैं। ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ें और इनके उदाहरणों को लिखें, जिससे एक एक चीज़ आपको स्पष्ट हो जाए। ध्यान से देखें। सर्वतः, प्रति, अभी आपने देखा, ये सब द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं। द्वितीय उपपद विभक्ति। सह, जिसके साथ जाया जाता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगती है। अब आप कारक में देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अब करण और अपादान दोनों में से आता है, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ साथ होती है वहाँ पर तृतीय, और कोई चीज़ अलग हो जाती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उदाहरण स्वरूप, बालिका बालिकेन सह खेलती, बालिका बालकों के साथ खेलती हैं, तो तृतीय विभक्ति। कार्य करते हुए आपको इस कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। बच्चों, इस प्रकार एक बार फिर आप मेरे साथ इन श्लोकों को दोहराएं। सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंदे, जय 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 हे भारत भूमि, जय 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 भारत भूमि। सुजले सुफले वरदे विमले कमला वाणी वंदे, जय 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 हे भारत भूमि, जय 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 भारत भूमि। दूसरा श्लोक, अयम निजः परो वेति
गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।